नमस्कार। एस्टेट प्लानिंग से जुड़ी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। क्या वसीयत सिर्फ संपत्ति का बंटवारा है? नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी, इलाज और मौत के बाद की इच्छाएं भी एक अहम हिस्सा है एस्टेट प्लानिंग का। आज हम जानेंगे लिविंग विल के बारे में। जी हाँ, यानी जीवित वसीयत, जो आपके ना होने पर भी आपकी इच्छाओं को सम्मान देती है। तो आज सबसे पहले यही बात करते हैं कि इस शो में किस बारे में चर्चा होगी। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार लिविंग विल क्या होती है। इसके अलावा हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसकी कानूनी मान्यता और प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा चर्चा इस बारे में कि लिविंग विल का इस्तेमाल कब होता है, यह भी बताएंगे कि कौन बना सकता है लिविंग विल। और एक अहम मुद्दा ये भी रहेगा कि क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, क्योंकि अक्सर ये धारणा होती है कि वसीयत जो है वो बुजुर्गों के लिए है। तो क्या वाकई ऐसा है? और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि लिविंग विल जो है वो आप कहां पर कैसे जो है वो रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और एक अहम मुद्दा और रहेगा, वो ये होगा कि डॉक्टर और परिवार की भूमिका क्या होती है। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि रायपुर की राधा शर्मा ने लिविंग विल बनवाई थी, तो कैसे वो उनके लिए उपयोगी साबित हुई। रायपुर की 65 साल की राधा शर्मा को कैंसर की बीमारी है। उन्होंने 60 साल की उम्र में लिविंग विल बनवा ली थी। पिछले साल आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आई। उनकी लिविंग विल डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो जीवन रक्षक मशीनों का सहारा नहीं लेना चाहती थी। डॉक्टरों ने ये वसीयत पढ़कर परिवार को निर्णय लेने में सहायता की और इलाज उसी के अनुसार किया। इससे न सिर्फ राधा की इच्छाओं का सम्मान हुआ, बल्कि परिवार पर भावनात्मक बोझ भी नहीं पड़ा। ये उदाहरण दिखाता है कि लिविंग विल गंभीर परिस्थितियों में कितनी उपयोगी हो सकती है। तो बस लिविंग विल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के। डॉक्टर जैन के बारे में आपको बता देती हूँ कि एस्टेट प्लानिंग, विल्स और ट्रस्ट के क्षेत्र में ये 20 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं। इन्होंने हजारों परिवारों की संपत्ति और व्यक्तिगत इच्छाओं की योजना को कानूनी रूप देने में मदद की है। डॉक्टर दीपक जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले मैं यही चीज समझना चाहूंगी कि लिविंग विल ये क्या रहती है, क्या होती है, कितनी अहमियत रखती है ये आज के वक्त में। तो सबसे पहले ये विल नहीं होती, राइट। ये वर्ड लिविंग विल जरूर है, पर ये विल नहीं है। इसको वसीयत के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करिए। ओके, राइट। वसीयत आपकी डेथ के बाद इम्प्लीमेंट होती है और उसमें ये होता है कि आपकी संपत्ति कैसे बटेगी। लिविंग विल है आपकी जीने की इच्छा, राइट, राइट टू लाइफ। तो जैसे हमारे पे राइट टू लाइफ है, जीने की राइट है, ऐसे ही हमारे पे मरने का भी राइट है। ये बेसिकली एक ऐसी विल है जो निर्धारित करती है कि आप अपनी मृत्यु कैसे चाहते हैं, किस कंडीशन में चाहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कोमा में हैं, राइट, 15 दिन से वेंटिलेटर पे हैं, 5% से कम चांस है आपके रिवाइव होने की और आप ऑलरेडी ब्रेन डेड हैं। अब ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन तो ये है कि आपको जीवित रखा जाए, एक ऑप्शन ये है कि आपके ऊपर से लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए। पर ये निर्णय कौन करेगा कि आपको कंटिन्यू करना है या आपको नहीं करना? ये निर्णय आप खुद कर सकते हैं अगर आपने लिविंग विल बनाई। अच्छा, तो कॉमा में रहते हुए भी एक व्यक्ति जो है उससे पहले वही मैं कह रही हूँ, कॉमा में रहते हुए उससे पहले एक व्यक्ति ये निर्णय कर सकता है। जब आदमी, वो व्यक्ति ठीक था, हाँ। तो उसने कहा कि मैं अगर 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, अच्छा, कोमा पे हूँ, ब्रेन डेड हूँ, तो मशीन बंद कर देना। अब डॉक्टर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गई कि मशीन बंद ही करनी पड़ेगी। ओके, राइट। तो ये आपकी हाउ टू डाई है कि किन स्थितियों में से किन स्थिति पर मेरे पर से लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाए, ये निर्धारित करने वाला या ये जो आपकी एबिलिटी है डिसाइड करने की, ये इन्फोर्स करने वाला डॉक्यूमेंट जो है वो लिविंग विल है। यानी कि अगर मैं सही समझी हूँ तो दयनीय हालत में आप ना पहुंचे उससे पहले ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोमा में है या बहुत बुरी हालत में, एकदम दयनीय स्थिति में आ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई वो अच्छे तरीके से, उसकी मृत्यु जो है वो एक अच्छे तरीके से हो, दयनीय हालत में ना हो कि लोग आके उसके ऊपर दया खा रहे हो, तो उससे पहले भी वो एक निर्णय ले सकता है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, है ना। मुझे बिस्तर पे पड़कर सड़ना मंजूर नहीं है। ये लीगली एनफोर्सेबल राइट को आप एनफोर्स कर सकते हो बाय मेकिंग अ लिविंग विल।
ये काफ़ी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि बहुत से लोग जो है इस तरीके की इच्छाएं रखते हैं कि वो डिग्निटी के साथ जो है वो मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार भारत जैसे देश में जहाँ पर जो है इस तरीके के कानून जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ये चीज़ कहाँ से आई लिविंग विल की, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि अभी भी जो है कई लोग कहते हैं कि राइट टू डाई जो है वो होना चाहिए, इच्छा मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन अभी तक भारत में उसको मान्यता नहीं दी गई है। आपने एक वर्ड यूज किया, इच्छा मृत्यु। हाँ, इसे कहते हैं यूथेनेजिया, राइट। यूथेनेजिया दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेजिया और एक होता है पैसिव यूथेनेजिया। एक्टिव यूथेनेजिया क्या है कि मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं जहां पे मुझे जीवित रख के मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स मुझे एक्टिवली ऐसा इंजेक्शन या ऐसी कोई चीज देते हैं जिससे कि मेरी डेथ हो जाए, जिसे कहते हैं एक्टिव यूथेनेजिया। एक होता है पैसिव यूथेनेजिया कि मैं लाइफ सपोर्ट पे जिंदा हूं और आगे मुझे कोई जिंदा रखने पे मेरी लाइफ की क्वालिटी खराब होगी, तो डॉक्टर वो लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं। ये होता है पैसिव यूथेनेजिया। पैसिव यूथेनेजिया इंडिया में वैलिड है, राइट। अब ये कैसे शुरू हुआ? आपने एक केस सुना होगा अरुणा शाइनबर्ग का। जी, शी वाज अ नर्स इन बॉम्बे, राइट, और वो 40 इयर्स तक कोमा में रही थी वो। और उनके परिवार वाले इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि इनको राइट टू डाई दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो राइट टू डाई उनको दिया। इससे प्रेरित होकर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर, राइट, अराउंड 2018 में एक याचिका लगाई, PIL लगाई कि इंडिया में लिविंग विल को आप वैध कर दें, राइट टू डाई को वैध कर दें। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वो राइट टू डाई को वैध करते हुए कहा कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती इसके ऊपर, तब तक हमारा ऑर्डर ही कानून है। और उसमें उन्होंने लिविंग विल को वैलिड कर दिया, उसके तरीके बताए कैसे बन सकती है, कैसे एनफोर्स होगी, पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया और वो ही कॉन्सेप्ट लिविंग विल बन गया। तो ये कंसेप्ट जो है वो तो पूरा बन गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में, लिविंग विल जो है वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्योंकि अगर मैं कॉमन आदमी की बात करूं, जैसे कि आपने अरुणा का एग्जांपल दिया था, चूंकि वो केस काफ़ी मीडिया में पॉपुलर हुआ था तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी शायद आज भी इस कंसेप्ट से वाकिफ नहीं है। तो इसकी प्रक्रिया वगैरह क्या रहती है? अब इसकी प्रक्रिया दो हिसाब से, पहला मैं ये डॉक्यूमेंट कैसे बना सकता हूँ और ये डॉक्यूमेंट एनफोर्स कैसे होगा, ठीक है, राइट। पहले तो मेरा कागज कैसे बनेगा, वो दस्तावेज कैसे बनेगा। तो इसमें भी दो पार्ट हुए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें कानून काफी सख्त था और बड़ा मुश्किल था इस डॉक्यूमेंट को बनाना और इम्प्लीमेंट करना। 2023 में ये ऑर्गेनाइजेशन दोबारा गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा आपने इस कानून इतना सख्त बनाया है कि लोग बना ही नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाइल्यूट करा कि भाई अब हम खाली इतने में ही काम हो जाएगा। अब मैं पहले आपको बताऊं 2018 में क्या था, फिर मैं बताऊंगा 2023 में क्या हुआ जी। तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये निर्णय दिया, उस टाइम उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट एक वयस्क आदमी जो मेंटली ओके है वही बना सकता है। अच्छा, राइट। तो आपको मेजर होना चाहिए, आपको साउंड माइंड का होना चाहिए, आपको बिना किसी कोअर्शन इन्फ्लुएंस से ये डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने। तो आप जब ये डॉक्यूमेंट बना लें, आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से टाइम लें, अपने साथ 2 विटनेस को लेके जाएं और उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन ले लें। तभी ये डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। और उसके बाद जब ये आप इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लें तो इसकी कुछ कॉपियां बनेंगी। एक कॉपी रहेगी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, एक कॉपी आपके लोकल CMO को दी जाएगी, एक आप जिसको इसमें एजेंट बना रहे हो, अपना हेल्थ केयर अटॉर्नी जिसको बना रहे हो, राइट, उसको दोगे आप, एक कॉपी अपने पास रखोगे। और जब भी इसे इम्प्लीमेंट करना होगा उसकी फिर उन्होंने प्रक्रिया बताई कि जब भी आपको इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपका अटॉर्नी डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर को जब जैसे ही बताया जाएगा इसके बारे में तब इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा सरकारी, राइट। वो मेडिकल बोर्ड आके जांच करेगा क्या वो कंडीशन जो आपने मेंशन करी है इस डॉक्यूमेंट में वो आ गई है आपके ऊपर। तो आपने कहा 10 दिन से ऊपर कोमा पे हूँ, 5% से कम चांस रिवाइव करने का, क्या ये कंडीशन आई है या नहीं आई, ये तो किसी को निर्धारण करना पड़ेगा। तो एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और उन्होंने कहा 20 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉक्टर्स का, एक कैंसर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक न्यूरोसर्जन होना चाहिए। उस तरीके से उन्होंने पूरी उसकी रूपरेखा बना दी कि वो मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा। और ये सारे सरकारी डॉक्टर होंगे क्योंकि ये लोकल CMO बनाएगा, CMO इसे हेड करेगा, राइट। जब ये CMO का बोर्ड
फैसला करेगा कि हाँ अब आ गई है, अब एक सेकंड बोर्ड बनेगा, ओके, राइट, जो दोबारा इसे कंफर्म करेगा और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने ये मशीन बंद करती जाएगी। ओके, अब ये इतनी बड़ा, आप देखिए कितना मुश्किल प्रक्रिया है, बिल्कुल, मैं आगे और यही ये आपको कहने लगी थी। ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चलेगी, राइट, आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीएमओ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कम से कम 6 महीने तो इसे इम्प्लीमेंट करने में लग जाएंगे जी, क्योंकि और कम से कम first board 2-3 महीने इसको शुरू करने में लग जाएंगे, हाँ। राइट। तो ये जो चॉइस फाउंडेशन थी ये दोबारा गई, ठीक उन्होंने है। कहा आपने जो प्रक्रिया बताई बहुत अच्छा किया, हाँ। पर ये इम्प्रैक्टिकल है इम्प्लीमेंट करने में और क्रिएट करने में डॉक्यूमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसमें रियायतें दी। ओके। अब 2023 में जो सिचुएशन है, जो 2023 के फैसले के बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको इसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने एग्जीक्यूट नहीं करना। अच्छा, आप डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके अंदर एक अटॉर्नी अपॉइंट करें, 2 विटनेस के साइन करें, पर एक बात याद रखिए, जो आपका हेल्थ केयर प्रॉक्सी है या अटॉर्नी है वो इसका विटनेस नहीं बन सकता। अब हेल्थ केयर प्रॉक्सी बताता हूँ क्या है, कौन है व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके पास राइट है आपकी इस बात को एनफोर्स करने का। अच्छा, जैसे मैंने कहा मैं 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, तो ये व्यक्ति डिसाइड करेगा मशीन बंद करनी है या नहीं करनी, ठीक है, और इसका निर्णय आखिरी होगा। ओके, या मैं कहता हूँ अगर इस बात में संशय हो कि क्या मैं चाहता था या नहीं चाहता था, तो इस व्यक्ति पे पावर है डिसाइड करने की, तो उसे हम हेल्थ केयर प्रॉक्सी कहते हैं। आप तो आप एक अपॉइंट करेंगे इसके अंदर, तो वो आदमी डिसाइड उस टाइम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया। अब हेल्थ केयर प्रॉक्सी इसका विटनेस नहीं हो सकता, राइट, इसका विटनेस कोई और होगा, पर अब इसको खाली नोटरी कराना वैलिड है। अच्छा, अब इसे वहाँ पे लेके जाना, कुछ करना है, हाँ, इसकी कॉपीज अभी भी बनेंगी, आपको अपने डॉक्टर को देनी पड़ेगी, फैमिली डॉक्टर को एक अपने पास रखनी पड़ेगी, अपने हेल्थ केयर प्रॉक्सी को देनी पड़ेगी। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में, कुछ क्या एक ही स्टेट है इंडिया में जिसने इसके कस्टोडियन बना रखे हैं। अच्छा, लोकल म्यूनिसिपैलिटी में एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जिसको आप इसकी कॉपी दे सकते हो। ओके, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने 400 कस्टोडियन अक्रॉस महाराष्ट्र अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना रखे हैं। लिविंग जैसे बॉम्बे में अगर आप, तो बॉम्बे में बीएमसी है, जी, तो बीएमसी ने 24 कस्टोडियंस बना रखे हैं अच्छा, जिनके पास आप लिविंग विल जमा करा सकते हो, उससे उसकी लीगल वैलिडिटी और बढ़ जाती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था अक्रॉस इंडिया करना है ये, पर बाकी स्टेट्स ने अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, और बाकी स्टेट्स में बिना उस कस्टोडियन के भी ये इम्प्लीमेंट हो जाती है, ओके, राइट। पर एक कानूनी अच्छा रहता अगर वो भी कर देते, राइट, क्योंकि बट उससे बिना चूंकि बाकी स्टेट्स में कस्टोडियन नहीं, तो इसमें प्रक्रिया में कुछ किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आती। दिक्कत नहीं आती, पर अगर कस्टोडियन होता तो ये लीगली और साउंड हो जाता, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास की कस्टडी थी ना, अब डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल हो गया, राइट। तो कस्टोडियन है महाराष्ट्र में और कहीं पे नहीं है, राइट। अब ये डॉक्यूमेंट वैलिड हो गया, अब आती है इसकी इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया। सपोज वो सिचुएशन आ गई और आपके हेल्थ केयर प्रॉक्सी ने डॉक्टर को कहा कि जी इनकी वो सिचुएशन आ गई जो इन्होंने बताई थी लिविंग विल में। अब डॉक्टर क्या करेगा, हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करेगा अपने, और हॉस्पिटल ही एक मेडिकल बोर्ड बना देगा, और ये मेडिकल बोर्ड में जो 20 साल की जो एक्सपीरियंस थी उसको हटा के उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस कर दिया, जिससे कि आराम से डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको उस लेवल के। अब ये डॉक्टर्स की फाइंडिंग के बेस पर यस या नो होगा। अगर इसकी फाइंडिंग यस होती है तो एक और मेडिकल बोर्ड बनेगा विद डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्टर्स विच हैज टू रिकन्फर्म कि जो पहले बोर्ड की फाइंडिंग थी वो करेक्ट है, और उसके बाद मशीन बंद कर दी जाएगी। तो अब ये पहले से बहुत सिंपल हो गया है प्रक्रिया, पहले बहुत मुश्किल थी, अब सिंपल है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर इंडियन को जो मेजर हो गया है उसको एक लिविंग विल जरूर बनानी चाहिए। बड़ी एक सिंपल सी बात है, मतलब कहने में थोड़ी अजीब सी है कि आप शान से आए हो और शान से ही जाना चाहिए, है ना, आपको सड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात जो है वो कही, आप शान से आए हो, आपको शान से जाना चाहिए, और यही मेरा सवाल भी था जब मैंने आपको डिग्निटी के लिए पूछा था। लेकिन सवाल अब मेरा दूसरा यहाँ पर इसी से जुड़ा है, और खास तौर पर भारतीय समाज से जुड़ा हुआ। भारतीय समाज में
हमारे जो शुरू से एक मेंटालिटी रही है वो ये रही है कि चाहे व्यक्ति जो है वो कितने सालों तक कोमा में रहे, माता पिता हो गए या फिर अगर बच्चों के सामने उनके माता पिता भी हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अच्छा हम किसी को भी ये जाके कह दे कि अच्छा आप जो है इनका सपोर्ट सिस्टम बंद कर दीजिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो वहाँ पर ये लिविंग विल जो है, एक आम आदमी के लिहाज से पूछ रही हूँ, समाज में कितनी अब तक जो है वो मान्यता प्राप्त कर चुकी है? मैं सामाजिक मान्यता की बात कर रही हूँ, मैं लीगल की बात नहीं कर रही हूँ। तो आज की डेट में क्या होता है, बच्चे अगर देख भी रहे हैं कि उनके माता या पिता कष्ट पा रहे हैं, बिल्कुल राइट, तो क्या करेंगे वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं। मैंने नहीं, तो देखा नहीं, तो कष्ट में रखते हैं ना, कष्ट में ही रखते हैं। और उनमें से हो सकता है एक बच्चा ये चाह रहा हो कि यार दे आर सफरिंग विदाउट एनी रीजन, तो हमें ये बंद कर देना चाहिए, है ना, मुझे इनकी शांति ज्यादा प्रिय है अपने प्यार से, राइट। पर कौन बच्चा बोले? वो जो बोलेगा वो पूरे परिवार का दुश्मन बन जाएगा। सिर्फ परिवार का वो दुश्मन नहीं बनेगा, बल्कि समाज में भी उसको जो है इस तरीके से देखा जाएगा कि इसने लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करा दिया, शायद ये पैसा बचाना चाहता था। अब अगर आपने एक लिविंग विल बनाई और इसमें आपने लिखा इस कंडीशन में ये बंद कर देना, उस बच्चे के लिए डिसीजन लेना कितना आसान है जी। वो कहेगा ये मेरे माता और पिता की आखिरी इच्छा है कि वो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो आप उसे मॉरल राइट दे रहे हो, राइट, कि वो सही निर्णय उस समय ले पाए। और ये निर्णय आपके लिए सही है, 99% केसेस में ये निर्णय आपके लिए सही है, क्योंकि इस लाइफ को एक्सटेंड करना आपके लिए व्यर्थ है। आप बात पैसे की नहीं है, पैसा तो एक बात है। आपने देखा कितना पेन में होता है आदमी जब वो लाइफ सपोर्ट पे होता है, कहाँ ट्यूब डालते हैं वो आपकी ये बॉडी का ये पार्ट खोल देते हैं और इसके अंदर भी ट्यूब डाल देते हैं, आप बोलने लायक नहीं रहते, राइट। आप सोचो जिस आपको उसे देख के दर्द हो रहा है, जिसके ऊपर ये बीत रही है जिस व्यक्ति में, उसे कितने दर्द में, और वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, राइट। मैंने देखा है ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे पार्किंसन, डिमेंशिया, उनको याद ही नहीं है कुछ, दे आर एब्सेंट, उनके लिए दुनिया थम गई है एक जगह आके, राइट। दे आर लिविंग अ वेजिटेटिव लाइफ, है ना, दे आर नॉट मोर देन वेजिटेबल्स। ऐसी स्थिति में इट्स बेटर देन वी गिव फ्रीडम टू पीपल, हम मुक्ति देनी चाहिए, और ये मुक्ति देने का लीगल तरीका है ये, और ये मॉरल तरीका भी है कि भाई क्योंकि मुझसे मेरे पिता ने कहा या माता ने कहा, मैं ये से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आप वो डिसीजन बहुत आसान कर दोगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, बाय क्रिएटिंग अ लिविंग विल। ठीक है। और क्या लिविंग विल को भी कोई चैलेंज कभी किसी स्टेज पे कर सकता है? कई बार होता है कि परिवार में जो है बच्चे या पत्नी है, हो सकता है ना चाहती हो कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए, तो क्या वो किसी स्टेज पर उनको चैलेंज कर सकती है कि भाई मैं नहीं चाहती हूँ इस विल को, मैं नहीं मानूंगी लिविंग विल को? तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जब भी कोई व्यक्ति लिविंग विल बना रहा है तो उन चीज़ों का ख्याल रखे जिससे कि उसकी वैधता में किसी तरह का खलल ना आए, और क्या क्या चीज़ें उन्हें सुनिश्चित करनी चाहिए जब लिविंग विल बना रहे? उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये स्थिति, अच्छा, वो वेगली नहीं होनी चाहिए। मैं 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, राइट, तो अब मेरा प्रॉक्सी डिसाइड करेगा वेदर टू स्विच इट ऑफ और नॉट, ओके, राइट। मैं ब्रेन डेड हो गया हूँ, कर देना, राइट। वो स्थिति बहुत क्लियरली मेंशन करो, वो वेग नहीं होनी चाहिए, वो वेग होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ओके। दूसरा, जब आप ये करें अपने परिवार को इन्फॉर्म करें कि मैंने ये किया है, छुपा के मत रखें। तीसरा, हेल्थ केयर प्रॉक्सी को तो आप विटनेस नहीं बना सकते जी, पर बाकी परिवार के सदस्यों को विटनेस बना सकते हो। अच्छा, तो उस विटनेस बनाने से कोई फर्क और नहीं पड़ेगा, पर उनकी मॉरल एक्सेप्टेंस आ जाती है कि भाई हम भी इस निर्णय में आपके साथ हैं, ठीक है। हाँ, चैलेंज हो सकती है या नहीं, पक्का चैलेंज हो सकती है। दुनिया में, इंडिया में तो कोई ऐसा दस्तावेज ही नहीं है जो चैलेंज ना कराया सके। चैलेंज आप जीत पाओगे या नहीं वो अलग बात है। अगर ये प्रॉपर्ली बनी हुई होगी, इसको तरीके से बनाया हुआ होगा, तो चैलेंज के बाद भी कोर्ट कहेगा नहीं ये वैलिड है, आप इसे एग्जीक्यूट करिए, राइट। चैलेंज हो जरूर सकती है, ठीक है, चैलेंज होने पॉसिबिलिटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जो है वो लिविंग विल बनाने और इसके उपयोग करने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना दिया, ये तो आपने पूरा बता दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसकी और प्रोसेस को जो है कुछ ईजी करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें जब आप लिविंग विल बनाएं, अच्छा, क्योंकि ये मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें मेडिकल टर्म्स भी होंगे और लीगल टर्म्स भी होंगी, राइट। तो वो मेडिकल स्थितियां आपका डॉक्टर आपको अच्छे से बता पाएंगे, राइट। अब वेजिटेटिव स्टेट, अच्छा, एक वर्ड आता है क्योरेबल
और पैलिएटिव स्टेट। आप कई बार जो आपका इलाज हो रहा है वो आपको क्योर करने के लिए हो रहा है, और एक स्टेज आती है कि आपको खाली मेंटेन करने के लिए हो रहा है। तो आप कहते हो जब मैं क्यूरेटिव से पैलिएटिव स्टेज पे जाऊं तो लिविंग विल इम्प्लीमेंट कर देना, क्योंकि अब डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये क्योरेबल तो है नहीं, अब तो हम खाली इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो टर्म्स है ये एक आम आदमी को पता होंगी? बिल्कुल नहीं पता होती। तो डॉक्टर्स आपको हेल्प कर पाएंगे कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है इन स्थितिज में ये होगा। वो आपको समझना जरूरी है ना, मतलब ब्लाइंडली साइन नहीं करिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ के बारे में, राइट। तो उसको समझना उन स्थितियों को बहुत जरूरी है, राइट। परिवार के अंदर एग्रीमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा हेल्थ केयर प्रॉक्सी अपॉइंट करना बहुत अच्छा जरूरी है। और अगर ये व्यक्ति निर्णय ना ले पाए किसी वजह से, तो आपका एक सक्सेसर हेल्थ केयर प्रॉक्सी होना चाहिए। पहली चॉइस मेरी वाइफ है, वाइफ इस किसी कारण से ना कर पाए तो मेरा बड़ा बेटा है। यही मेरा अगला सवाल भी था, यही मैं जानना भी चाहती थी। मुझे इसी बारे में पूछना था आपसे कि वाइफ को अगर हम सक्सेसर बना रहे हैं, बच्चे को सक्सेसर बना रहे हैं, तो उनको भी हम किस तरीके से जो है ये सारे निर्देश दे सकते हैं? क्या उनको भी, या उन पे ऊपर छोड़ दें कि जो ये सोच रहे हैं उस हिसाब से जो है निर्णय लिया जाए, या उनको भी एक निर्देश देना होगा कि अगर 15 दिन बीत जाते हैं, मेरी हालत में सुधार नहीं हो रहा, उसके बाद आप इस तरीके का फैसला लें? तो मैम ये दो तरीके से बन सकती है। एक में तो आप निर्णय हेल्थ केयर प्रॉक्सी पे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा टू वकेट और नॉट टू वकेट, मतलब वो इम्प्लीमेंट होगी या नहीं। दूसरे में आप कहते हो नहीं, डिसाइड तो मैंने कर लिया, अच्छा, आप खाली इम्प्लीमेंट कराओगे, आपको डिसीजन मेकिंग राइट नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। अच्छा, या आप कह सकते हो इस स्थिति में डिसाइड करेगा, इस स्थिति में मैं डिसाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। वो तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है। जब आप इसे बनाएं तो एक एक्सपर्ट से जरूर बनवाएं। ठीक है। तो अगर आप जो है इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप भी लिविंग विल बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, जैसा कि दीपक सर ने भी बताया है, कि ये चीज़ें आप खुद मत कीजिए, बल्कि आपको एक एक्सपर्ट की जो है वो मदद लेनी चाहिए। अगर आप दीपक जी से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अभी पिछले भी हमारे एपिसोड में कई लोगों ने दीपक सर आपका नंबर मांगा था, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है, शो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो दीपक सर का नंबर है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम दीपक जी से आपके सवाल पूछें, तो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर जो है अपने सवाल पूछिए, और हम आपके तमाम सवाल जो है वो सीधा दीपक सर के पास लेकर जाएंगे, और अगले एपिसोड में, जो अगले शो में, हम आपके तमाम सवालों के जवाब जो है आप तक लेकर आएंगे। दीपक जी, एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ, क्या भारतीय हॉस्पिटल्स में ये सबके लिए ज़रूरी है कि लिविंग विल को जो है वो मान्यता दें, और जिस तरीके से उसमें निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें, या हॉस्पिटल जो है वो मना भी कर सकता है किसी तरीके से? नहीं, लीगली तो उनको इन्फोर्स करना है। अच्छा, पर बाई चांस एक हॉस्पिटल मना कर देता है, या मेडिकल बोर्ड मना कर देता है कि भाई हम नहीं मानते, तो आपके पास ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट में जाएं। सीधे हाई कोर्ट में आपकी फैमिली जा सकती है, और हाई कोर्ट एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा अपने अंडर, उसकी फाइंडिंग्स के बेस पे डिसाइड करेगा वेदर टू पुल द प्लग और नॉट। ठीक है। तो यानी कि एक व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट तक भी जा सकता है, अगर आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल जो है वो आपकी बात को ठीक से नहीं मान रहा है, जो आपने लिविंग विल के अंदर लिखा हुआ था, तो आपके बिहाफ पर आपका परिवार जो है इसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन अगर जो है आपकी फैमिली के सदस्यों के बीच, या फिर फैमिली और डॉक्टरों के बीच लिविंग विल को लेकर असहमति हो, तो इस हालात में क्या होगा? फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं जाना। अच्छा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको उन्होंने कहा हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और हाई कोर्ट इसको इमीडिएट सुनते हैं। इसमें वो नहीं है कि 1 महीने की डेट देंगे, इसकी इमीडिएट सुनवाई होगी और डिसीजन एकदम आएगा। ठीक है। और इसमें प्रक्रिया क्या लंबी होती है, या इस तरीके के केसेस जो है वो प्रायोरिटी पे ले जाते हैं, क्योंकि ये मेडिकल रिलेटेड इश्यूज होते हैं? ये लाइफ और डेथ का इशू है। इसमें हाई कोर्ट बहुत जल्दी डिसीजन देता है, बहुत जल्दी डिसीजन देते हैं। कोर्ट को भी पता है कि इसे प्रोलॉन्ग करना है, इसका पर्पस डिफीट करना है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस केस में तो एक आदमी बीच में लटका हुआ है, आप उसके परेशानी में, और आप उसे डिले करो, तो ऐसा नहीं होता। वेरी वेरी फास्ट जजमेंट्स आर गिवन। ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि इस तरीके के केसेस को जो है हाई कोर्ट भी जो है वो प्रायोरिटी पे लेता है। तो अगर इस तरीके से कोई भी लगता है कि केसेस को लेकर दिक्कत आ रही है, तो आप भी जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। खैर, अगर आप अपने सवाल जो है वो हमें भेजना चाहते हैं, तो मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ अपने सवाल भेजने का। बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको अपने सारे सवाल जो है वो हमें व्हाट्सएप करने हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप में जो है लिखना है स्टेट, उसके बाद एक स्पेस देना है,
स्पेस देकर अपना सवाल जो है टाइप करना है और 9354027995 पर जो है वो अपना सवाल हमें भेजना है। एस्टेट प्लानिंग से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं उन सबके जवाब आपको डॉक्टर दीपक जैन के जरिए जो है वो मिल जाएंगे। हम आपके सारे सवाल जो हैं वो दीपक सर तक लेकर जाते हैं और उसके बाद हमारे अगले एपिसोड में वो आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। दीपक सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, लोगों को अपने जीवन के ना अंतिम पड़ाव की देखभाल का स्वयं लेने देने को इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये चीज़, और इस मामले में लिविंग विल कितनी ज़्यादा जो है वो मददगार साबित हो सकती है? क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग जो अंतिम पड़ाव पर पहुँच जाते हैं उस वक्त जो है तब तो शायद हमारी सोचने की क्षमता भी नहीं रहती है, लेकिन जब हम ठीक ठाक हैं तो ये सब करने से जो है कितनी एक जिंदगी आसान हो सकती है और उसके सबसे बड़ी बात है मृत्यु कितनी शांतिपूर्ण आसान हो जाएगी। तो लाइफ में एक ही चीज सर्टेन है, वो है डेथ। जी। तो क्या आपने अपनी डेथ को ब्यूटीफुल बनाया या अगली बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सबको अपने से पूछना चाहिए। बिल्कुल। कि जाना तो है ही एक दिन। हाँ। कैसे जाना है? कैसे जाना है? अब ये कैसे जाना है और किन स्थितियों में जाना है, ये अगर आप लीगली एनफोर्स करना चाहते हैं तो लिविंग विल बनानी पड़ेगी। अदरवाइज कुछ ऐसा हो सकता है जो आप नहीं चाहते और उस स्टेज पे पहुंचकर तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। राइट? तो कर तो आज ही सकते हो। आप ये डिसीजन कब ले सकते हो? आज उस दिन, मतलब तो अगर आप कोई मुझसे लिविंग विल कब बनानी चाहिए, जैसी मेजर वो एकदम से बना देनी चाहिए। क्या ये बनाने के बाद मैं चेंज कर सकता हूँ? कितनी बार भी चेंज करो, लास्ट वाली वैलिड है। राइट? आज मैं सोचता हूँ कि भाई 15 दिन बहुत है वेंटिलेटर पे, उसके बाद बंद कर दो। थोड़े दिनों में लगता है 15 दिन कम है, मेडिकल एडवांसमेंट हो गई, 15 का महीना कर देते हैं जी। कर दीजिए, ठीक है। तो पर लिविंग विल 1 इज बेटर देन लिविंग विल नन इज अ प्रॉब्लम। अगर वो है तो आप सोचो ना, आप किस स्थिति में अपने आप को डाल के जा रहे हो, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। राइट? जो बिस्तर पे सड़ने वाला रिस्क होता है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आपके परिवार को प्रॉब्लम होती है, आपकी संपत्ति को प्रॉब्लम होती है, सारी प्रॉब्लम से आप बच जाते हो एक साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से, जो परेशानियों से हैं, आप बच सकते हैं। कैसे? सिंपल एक तरीका जो है वो दीपक सर ने बताया है लिविंग विल के ज़रिए, क्योंकि लिविंग विल जो है वो आपको एक वो अधिकार दे रही है जो शायद हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने अब तक सोचा भी नहीं होगा। डाई विद डिग्निटी, यानी कि आप जो है एक अच्छे तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से अगर मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एक तरीका है, आपके लिए एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। खैर दीपक सर, इस बीच में कुछ सवाल हमारे पास जो है हमारे दर्शकों के आ गए हैं, तो कुछ सवालों को ले लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अलीगढ़ से महावीर सिंह जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को अपने हेल्थ केयर प्रॉक्सी के रूप में जो है नियुक्त करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह इतने कठिन फैसले को जो है वो कर पाएगा, ठीक से अंजाम दे पाएगा या नहीं। तो मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब भी मैं हेल्थ केयर प्रॉक्सी नियुक्त करूँ? तो सबसे पहले इसको इवेंट स्पेसिफिक कर दीजिएगा, उनके ऊपर निर्णय मत छोड़िएगा। आपके ये स्थिति आ गई तो आपको खाली इंप्लीमेंट करना है, डिसाइड नहीं करना। ठीक है, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप उन्हें मेंटली प्रिपेयर करो कि ये मेरी अंतिम इच्छा है, ऐसा कर कर आप मेरी इच्छाओं का सम्मान करोगे, मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं करोगे। क्योंकि आप समझिए, जिस आदमी को निर्णय लेना होता है उस पर कितना इमोशनल बर्डन है। राइट? बर्डन तो है ना कि भाई मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माता, इनकी लाइफ और डेथ का डिसीजन अब मुझे लेना है जी। तो वो उसके लिए तो आपको मेंटली उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, और एक बार नहीं करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूसली आप उनको कहना पड़ेगा कि मैं आप पे विश्वास करता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये अधिकार दिया है और आप इसको मेरी अंतिम इच्छा समझकर इम्प्लीमेंट करिएगा। ऐसा कर कर यू विल बी डूइंग गुड फॉर मी, नॉट बैड। राइट? आप गिल्टी मत होइएगा कि आपने मशीन बंद करा दी या कर दी, आपने खाली मेरा फैसला इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करी। राइट? इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो आप हेल्थ केयर प्रॉक्सी चूज़ करें वो आदमी कन्विक्शन का होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको पता हो कि इस स्थिति में अगर आप ठीक होते तो आप क्या डिसीजन लेते। वो आपको इतने अच्छे से जानता हो। राइट? बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं। जब आप एक्ट करने की सिचुएशन, तो वो उसका मॉरल राइट अपने आप आ जाएगा। वो कहता है अगर आज ये ठीक होते तो ये भी वही करते जो मैं कर रहा हूँ, तो उससे मॉरल राइट आता है। तो इस ऐसे व्यक्ति को चूज करना चाहिए।
ठीक है, तो एक ऐसे व्यक्ति को आपको चूज करना चाहिए जिसकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत मजबूत हो, वो जरा सी परेशानियों से जो है वो घबराए नहीं। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों की बॉन्डिंग हो, वो आपको अच्छे से समझता हो। क्यों? क्योंकि उसको आपके बिहाफ पर जो है उस वक्त फैसले लेने हैं जब आप फैसला नहीं ले सकते हैं। और अब सबसे बड़ा फैसला जो है वो आपकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ होगा। तो अब जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई बार बिखर जाते हैं। तो बिखरना नहीं है उस व्यक्ति को, बल्कि आपको जो है ध्यान में रखकर आपके लिए फैसला लेना है। इसलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब भी अपने लिए एक मेडिकल प्रॉक्सी जो है वो नियुक्त कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि वो आपको कितना अच्छा से जानते हैं, समझते हैं और क्या वो आपके बिहाफ पर फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है पटना से जयदेव राय का। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी लिविंग विल में पैलेटिव केयर यानी कि दर्द निवारक उपचार और पेन मैनेजमेंट, दर्द को कम करने की प्रक्रिया के बारे में स्पेसिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस जो है वो देने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि मेरी सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। तो मुझे किन किन पॉइंट्स पर विचार करना चाहिए? तो आप अपनी लिविंग विल में कह सकते हैं कि आप मेरे पे से लाइफ सपोर्ट तो हटा लें पर पेन किलर्स देते रहें। अच्छा, राइट, ये तो आप कह सकते हैं। मेरी लाइफ को ईज करने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी है, जो भी बची हुई लाइफ है विदाउट लाइफ सपोर्ट, उसको आपको लेने का निर्णय आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा। राइट, तो ये आप बिल्कुल लिविंग विल में क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। ओके, ईज ऑफ लाइफ इज अलाउड। राइट, उस ईज ऑफ लाइफ के लिए जो भी हो, एंटीबायोटिक देने जरूरी हो, पेन किलर देने जरूरी हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स देने जरूरी हो, जो भी जरूरी हो वो आपको अलाउड है, बाकी आपको अलाउड नहीं है। आपको बाकी चीज़ें विड्रॉ करनी है। ठीक है, मतलब कि लिविंग विल के अंदर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। राइट, कि भाई मैं चाह रही हूँ कि लाइफ सपोर्ट तो हट जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे तकलीफ होने लग जाए या उससे दर्द रहे, तो वो दर्द से मैं छुटकारा पा सकती हूँ। ये खैर आपने बहुत अच्छी एक चीज़ हमें बताई है। अगला सवाल खैर ले लेते हैं। हमीरपुर से रंजीत ठाकुर का है। ये कह रहे हैं कि मैं लिविंग विल बनाने पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इच्छाओं को कैसे व्यक्त करूँ। क्या इस विल में स्पेसिफिक शर्तें शामिल कर सकता हूँ, जैसे कि लाइफ सपोर्ट तभी हटाया जाए जब लगे कि मेरे 6 महीने के भीतर जो है ठीक होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, या इसे और अधिक सामान्य रखना चाहिए? नहीं, आप इसे स्पेसिफिक भी बना सकते हो। मेरे हिसाब से स्पेसिफिक ज़्यादा अच्छा होता है ओपन से, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग को सर्टेनिटी देता है। राइट, जैसे आपने कहा 2 महीने तक अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी स्टेट में रहूंगा और या मैं रह चुका हूँ, अब कोई चांस नहीं है, तो हटा लो। मैं पहले एक बार वेंटिलेटर पे आके ठीक हो गया हूँ, आप दोबारा वेंटिलेटर पे डालना है, अब मैं नहीं करने दूंगा। तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक निर्देश दे रहे हैं। राइट, वो स्पेसिफिक इज ऑलवेज बेटर देन ओपन, क्योंकि ओपन में तो वही प्रॉब्लम है जो बिना बिल बनाए है। हम इसमें करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस स्थिति में ये करना है। ठीक है, तो वो स्थिति बताइए और बताएं पक्की तरह से यही करना है। ठीक है, और यही वजह है कि आपने बताया था हमें कि स्पेसिफिक कंडीशंस जो है वो करने के लिए हमें किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की, डॉक्टर की मदद जो है वो लेनी चाहिए। तभी जो है आप आसानी से जो है वो अपनी लिविंग विल बना पाएंगे, क्योंकि इतनी स्पेसिफिक सिचुएशंस जो है शायद आप और हम नहीं समझ पाएंगे जितना एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो समझ सकता है। अगला सवाल ले लेते हैं देहरादून से जानकी रावत का। ये कह रही कि मैं लिविंग विल बनाना चाहती हूँ और इस विल को बनाने की प्रक्रिया क्या है, किससे बनवाए, इस काम में कितना खर्च आता है? तो प्रक्रिया तो मैंने बता दी आपको उसे प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना होगा। राइट, ड्राफ्ट करते हुए आपको बताना होगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं। एक अच्छा एस्टेट प्लानर एक अच्छी लिविंग विल बना सकता है। वो आपको ऑप्शंस दे सकता है जी, कि एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। आपके पास जब वो ड्राफ्ट रेडी हो जाए, आप इसे अपने डॉक्टर को दिखाएं, उससे समझे कि ये इसकी क्या इफेक्ट आएगा। वंस यू आर कन्विंस विद द ड्राफ्ट, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको नोटराइज कराएंगे, 2 विटनेस के साइन कराएंगे, आपके साइन कराएंगे, और उसके बाद ये इट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाएगा। बस आपको जो है एक एस्टेट प्लानर की मदद जो है इसके अंदर लेनी होगी। और अगर आप दीपक सर से जो है संपर्क करना चाहते हैं तो मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो दीपक सर का नंबर जो है वो दिया हुआ है, वहाँ से आप इनका नंबर ले सकते हैं, आप इनके साथ जुड़ भी सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। खर्च कितना आएगा ये भी बता दीजिए। लगभग एक अमूमन कितना तो खर्च जनरली 10 से 15 हज़ार रुपए इसमें खर्च आता है। ठीक है, तो ज़्यादा खर्च भी नहीं है, क्योंकि जानकी जी आपने स्पेसिफिकली ये पूछा भी था कि इस काम में कितना खर्च आएगा, तो ज़्यादा खर्च नहीं है। 10-15 हज़ार के अंदर जो है लिविंग विल बन जाएगी। लेकिन खर्च से ज़्यादा ये सोचिए कि बाद में जाकर जो है एक सम्मान से मृत्यु प्राप्त करने का जो आपका हक है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, वो आप एक अच्छे से जो है वो हासिल कर पाएंगे।
एक दो चीज़ें आखिर में मैं आपसे और समझना चाहूँगी। लिविंग विल जो है वो बनाना किस किस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, ये एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर फिर से बता दीजिए, और इसके फ़ायदे। नहीं, तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति के लिए बनाना जरूरी है, राइट, क्योंकि किसी को नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है आगे, राइट। किस एज में बनाना चाहिए, जैसे आप मेजर हो तभी बना देना चाहिए। बनाते वक्त मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताई है, किस तरीके से आपको बनाना चाहिए, इम्प्लीमेंट कैसे होगी, वो आपको जिसको इम्प्लीमेंट करानी है उसको बताना है कि भाई ऐसे इम्प्लीमेंट होगी, राइट। नोटरी काफ़ी है, अब महाराष्ट्र में रहते हैं तो कस्टोडियन के पास जमा जरूर कराइए इसको, ठीक है, राइट। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। फायदे बहुत क्लियर हैं कि आपकी एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस आप खुद ले रहे हैं, आपके परिवार को वो पेन नहीं होगा कि हम डिसाइड कर रहे हैं, राइट। आप उनको मॉरल राइट दे के जा रहे हो कि तुम मेरी बताई हुई इच्छा को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, खाली तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, राइट। ये बहुत 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 बड़ी बात है। और अगर जो है मान लेते हैं कि परिवार मेरी इच्छा के का मान नहीं रख रहा है, तो मैं क्या किसी को इसके अंदर और जो है राइट दे सकती हूँ कि वो व्यक्ति जो है क्रॉस चेक करेगा कि क्या मेरी इच्छा का सामान हुआ नहीं हुआ? आप सक्सेसर हेल्थ केयर प्रॉक्सी बना दीजिए, उसको राइट दे दीजिए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसर हेल्थ केयर प्रॉक्सी जो है वो भी आप बना सकते हैं, उसे राइट दे सकते हैं कि भाई आपकी इच्छा का सम्मान हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद जो है वो आपकी पूरी इच्छाओं का सम्मान रखते हुए जो है वो आपके बिहाफ पर ये इंश्योर करेगा कि लिविंग विल का सम्मान पूरी तरीके से किया जाए, इसकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से मानी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, आप हमारे साथ आज जुड़े। बहुत अच्छे जो है ना एक डिस्कशन रही है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये आज हम सब लोगों को समझ आ गया है कि लिविंग विल होती क्या है, ये क्यों बनानी जो है हर व्यक्ति के लिए आज के वक्त में खास तौर पर ज़रूरी है। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हम जिंदगी अगर चाहते हैं कि हम एक अच्छी डिग्निटी के साथ जिए, तो हम ये भी चाहते हैं कि जब हमारी मृत्यु हो वो भी उतनी शांति के साथ हो, डिग्निटी के साथ ही हो। थैंक यू वेरी मच सर। तो वसीयत अब जो है वो सिर्फ संपत्ति का मसला नहीं रहा, बल्कि आज के समय में इलाज हो गया या फिर जीवन हो गया, मृत्यु से जुड़े हुए फैसले हो गए, पहले से तय कर लेना समझदारी मानी जाती है। लिविंग विल के जरिए ना आप अपनी इच्छाओं को सम्मान पूर्वक और कानूनी रूप से जो है दर्ज करा सकते हैं। तो एस्टेट प्लानिंग को लेकर हमारी यह खास पेशकश यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए दिलचस्प मुद्दे के साथ।